था कि किस उम्र के व्यक्ति को या जो योग्य है उसको आवेदन करना था, ऐसा कहीं पर उस विज्ञापन में नहीं था। और जब मैंने अपना बायोडाटा दिया, एक मिनट सर, जब मैंने अपना बायोडाटा दिया उसमें मैंने कोई चीज छिपाई नहीं है। 68 साल की उम्र में यदि आपने मुझको नियुक्ति दिया तो उस समय मुझको बता देना था आपको कि आपकी ये नियुक्ति 2 साल के लिए है कि 4 साल के लिए है कि 70 साल की आयु तक आप करोगे कि 72 साल की आयु तक आप करोगे, ये आपको बता देना था। आज मेरे उम्र पर प्रश्न कर रहे हो तो ये प्रश्न आपको उसी दिन करना था जब या उनके सुचारू रूप से संचालित करने का उनका एक अपना तरीका होता है ना। तो इसमें प्रचार और संस्था की आपस में बॉन्डिंग बिठाने की जो प्रक्रिया है उसमें काफी मतभेद नजर आ रहा है। और एक चीज का मैं तो 10वीं पास 12वीं पास ही आपके शिक्षक रहेंगे तो उसके लिए वेल अप टू डेट पढ़ाई नए अपग्रेडिंग के हिसाब से कैसे करवाएंगे? अब आपका ये प्रश्न है कि आप हमारे यहाँ जो टीचर है वो 10वीं 12वीं पास है, आप सुन लीजिए उत्तर। मैं जब ज्वाइन किया, समझ लो, एक मिनट आप देख, आप सबका क्वालिफिकेशन देख लेना, भेज दिया गया। जब मैं ज्वाइन किया 18 में ज्वाइन किया, उसके पूर्व जो नियुक्ति होती थी उस नियुक्ति का आधार ये होता था कि प्राचार्य को बैठा दिया जाता था और मेंबर जो रहते थे वो नियुक्ति कैसे करते थे। आप सैलरी कितना लो, कोई क्वालिफाइड यदि कहता है कि मैं 10,000 लूंगा तो नहीं, हम नहीं दे सकते, आप जाएंगे। तो क्वालिफाइड पर्सन तो 1,000 1,500 में करने वाला नहीं है। उसके बाद यदि किसी ने ये कह दिया या किसी को उसने ये कहा कि आप 2,000 में कर लोगे, यदि उसने हाँ कह दिया तो उस समय ये नहीं देखा गया कि उसका क्वालिफिकेशन कितना है, वो 40% लेके पास हुई कि 45% लेके पास हुई। और ऐसे जो ऐसा आप बता रहे हैं, ऐसा कुछ साक्ष्य है आपके पास? हाँ बिल्कुल है, आप देख लीजिए, पुराना रिकॉर्ड देख लीजिए, हम प्रमाणित कर देंगे। पुराने टीचर भी बैठे हुए हैं, प्रमाणित कर देंगे हम इस बात। हमने ऐसे शिक्षकों को हटाया नहीं, वो खुद धीरे धीरे हटते गए, क्योंकि जब उनको लगा कि हमारे अध्यापन से बच्चों का अध्यापन सही नहीं हो रहा है, तब फिर वो हटते गए। आज हमने जितने टीचरों की नियुक्ति की है मैडम, उनका क्वालिफिकेशन दिखा है और उसके बाद हमने उसका फीडबैक लिया है। तब आज भी हम नियुक्ति करने के पहले उनका हम फीडबैक लेते हैं, बच्चों से भी लेते हैं, उसके बाद नियुक्ति देते हैं। और आज भी हम एक दो उदाहरण हम रख दें तो आज भी ऐसे टीचर हैं जो आज चूंकि उनकी नियुक्ति 2-2, 4-4, 5-5 साल की हो चुकी थी, इसलिए हमने उनको निकालना उचित नहीं समझा। आज भी वैसे शिक्षक आपको मिल जाएंगे। ये हमारी नियुक्ति में कहीं पर खोट नहीं है। हमारे पास यदि 40-42% वाले आए तो हमने तुरंत वापस किया। हमारे पास यदि क्वालिफाइड आए हैं, उनमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बात हमने देखा है, तभी नियुक्ति करते समय यदि मेरे घर की बच्ची आई है, ये प्रत्यक्ष उदाहरण देखो, मेरे साले की लड़की मेरे पड़ोस नहीं, ऐसा वो पूछ रही है। मुद्दे से भटकिए मत। हाँ चलिए, मैंने हाँ, एक लाइन का कहानी है। गुस्सा का तो गुस्सा नहीं, देखिए प्रेस वार्ता लेने आए हैं, मुद्दे से भटकिए मत। उसके बाद चलिए 2 मिनट। वो प्राचार्य जी संबंधित मामले में कहाँ शिकायत की वो बता दीजिए, आप क्या चाहते हैं वो बता दीजिए। हाँ ठीक से, हमने संबंधित मामले में पीएफ कार्यालय को लिखा है। पीएफ कार्यालय से कुछ भी जवाब आया है वो स्वयं इस समिति के सदस्यों को फंसाने वाली बात है। ये समिति के सदस्य स्वयं फंस रहे हैं प्रबंधन समिति को। उन्होंने ये अपने आदेश में उन्होंने लिखा था कि 21,78,423 रुपए की जो राशि जो गलत बना है उसको भी जमा करना था संस्था के पीएफ अकाउंट में, लेकिन उन्होंने पीएफ अकाउंट में जमा नहीं किया, बल्कि उस राशि का डीडी बना करके
जमा करने वाली बात कही गई। टोटल कितने का घोटाला है? हाँ, अब इसमें आ जाते हैं। देखिए सर, शिक्षकों को मिलना चाहिए था बहुत ज्यादा, लेकिन इन्होंने किस प्रकार से सेटलमेंट किया, 21,78,423 क्यों निर्धारित हुआ? 21,423 रुपए यदि निर्धारित हुआ है तो 21,423 रुपए कायदे से वो स्कूल के पीएफ फंड में आ जाना चाहिए था। वो नहीं हुआ, वो जमा नहीं हुआ। डीडी पटा जमा किया गया, ऐसा उनका क्या? तो अब उसके बाद वहां से जब 1.5 साल तक शिक्षकों के अकाउंट में पैसा नहीं आया, तब शिक्षकों ने विरोध दर्ज कराना शुरू किया। तब ये बात सामने आई कि आपने यदि डीडी जमा कर दिया है तो कृपया उसकी पावती दीजिए, ताकि हम जा करके। आपको क्या लगता है कौन खा गया? ये अब कौन खाया, इस पर भी आप आ जाइए। अब डीडी को जमा करोगे, कौन-सा खा गया आपके हिसाब से? आप डीडी जमा करोगे, पावती तो लोगे कि ऐसी दे के आ जाओगे? पावती की बात जब की गई, यदि आपने डीडी जमा किया है तो पावती दे दो, ताकि हम डीडी पीएफ कार्यालय में जा करके उस पर जानकारी ले। तब अध्यक्ष महोदय का कथन था कि हमने डीडी जमा किया, पावती नहीं लिया है। ये कहाँ की बात हुई? मेरे से आप बात नहीं कर, हमारे लिपिक साहब को इतना बुरी तरह डांटे, मेरे से अब बात नहीं करना, जो पूछना है सचिव से पूछो। कौन डाटा? अध्यक्ष महोदय ने। कौन था? नाथालाल रायचा। अब सचिव महोदय से जब बात किया गया तो सचिव महोदय का कथन ये था कि मैं ये पीएफ के मामले में कुछ नहीं जानता, पीएफ में घपला हो रहा है ये जान करके तो मैं इस्तीफा दे दिया है, कि पीएफ के मामले में मैंने इस्तीफा दे दिया है। और बाद में तो उन्होंने लिखित में कहा है कि ये पीएफ के मामले में मैं ये जो बैठक हुई, उस बैठक में माननीय तहसीलदार जी उपस्थित हुए। कोई समझौता हुआ था? डायरेक्ट बताइए। नहीं सुनिए सर, समझौता मैं बताऊं। डायरेक्ट बताइए। समझौता क्या है? उस समझौते के तहत जब उन्होंने अपनी बात रखी प्रबंधन समिति में, तो हमने भी अपनी बात रखी। तब क्या हुआ डायरेक्ट बताइए ना। नहीं सर, क्या हुआ डायरेक्ट बताइए। तहसीलदार चलिए, तहसीलदार महोदय ने ये कहा कि पुरानी बातों को छोड़िए। पुरानी देखिए सर, घपला जो हुआ है क्या हुआ डायरेक्ट बताइए ना। तहसीलदार ने केवल एक ही चीज कहा कि पुरानी बातें छोड़ो। बस एक लाइन में उनका कथन था कि जब वो अपनी बात रखते थे, हम अपनी बात रखते थे, तब वो एक लाइन में ये कहते थे सब पुरानी बातें छोड़ो, सब पुरानी बातें छोड़ो। आप लोग, हम आपको 3 महीने के लिए और नियुक्त करते हैं। और तब हमारे टीचरों ने प्रश्न किया कि 3 महीना क्यों, 3 महीना क्यों? तब उन्होंने ये कहा था कि 3 महीने तक हम तालमेल देखते हैं, ये उनका कथन था। और हमने भी उस समय, हमारे टीचरों ने भी स्वीकार किया। और चूंकि हम किसी न्यायिक दंडाधिकारी के निर्णय को खारिज तत्काल स्थिति में करना, हमने भी साइन किया है। लेकिन उसके बाद एक नया दबाव आने लगा कि आप लोगों ने जो आरोप लगाया है उस आरोप का खंडन कीजिए। हम तो ये चाहते थे कि बात शांत हो जाए, लेकिन वो हमारे पीछे जब दबाव बनाने लगे कि आपको खंडन करना है, मौखिक बोलते रहे, तब तक हमने मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। जब वो लिखित में दिए तब हमने फिर इसका खंडन काफी आप लोगों को भी दिया। आप लोग बताओ मैं क्या करूँगा या हम क्या करेंगे सर? हम तो केवल न्यायालय का दरवाजा खुला है सर। जैसे आप लोगों के साथ अन्याय हुआ है, तो आपके लिए न्यायालय का दरवाजा, इन संस्था भी अपने डिवाइस अपनी तरफ से करेगी, क्या आप लोग भी कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि नए पदाधिकारियों को स्कूल में घुसने या कंप्यूटर चलाने ये सब का अधिकार नहीं है। ऐसा मतलब ताला लगा दिया जाता है बच्चों कंप्यूटर का को। चलाने का अधिकार नहीं है। ये सब जो बातें हैं ना मैडम, ये मनगढ़ंत है। एक बार स्कूल में ताला लगा दिया गया था, ऐसा भी हमारे पास वीडियो है। कहाँ स्कूल में ताला लगा? अभी आप सरकार वार्ता किस बात को लेकर ले रहे हैं कि आपके साथ पीएफ का घोटाला हुआ है? 2 मिनट पर चलिए, सीखिए आप।
आपके पास जो घोटाला हुआ है, आपके पास जो अन्याय हुआ है, आपको पैसा नहीं मिल पा रहा है, संस्था आपके पास बेईमानी किया, आप क्या क्या करेंगे वो बताओ। आंदोलन आप लोग बहुत बढ़िया भारत को उत्तर देने को तैयार है आज। हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत खुशी हुई आपसे। देखिए समस्याओं को आपने कितने बार अवगत करा। एक दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपका जो स्कूल है एक समिति चला रही है, समिति में धारा 27-28 के तहत होती है। जानकारी के समय में क्या आप इन सब चीजों को कराते रहे? बिल्कुल अवेलेबल है, बिल्कुल उनको आवेदन हम देते रहे। आगे भी है। हाँ बिल्कुल है। और मेरा सवाल ये है कि मेरा सवाल ये कि जो टीचर्स हैं क्या उनको प्रॉपर तनख्वाह जो निर्धारण था उनसे ज्यादा दस्तक का? ऐसा कुछ नहीं हमारे यहाँ, जो निर्धारित है वही उतने पेमेंट आपको कैसे मिलता था? इनके खाते में जाता था, टीचर लोगों को इनके खाते में जाके खाते में जाता है। अब आज देखिए ये जो निर्धारण हुआ है, नया वेतन जो निर्धारण हुआ है वो 7वें महीने में 21 में 7वें महीने में निर्धारण हुआ है। तब आज हमारे शिक्षकों की सैलरी 5,500 से लेकर के 25 साल की जो सीनियर टीचर है उसकी सैलरी आज 10,000 है। अब होता क्या था, इसके पहले 2,000-2,500 ये शिक्षकों का वेतन होता था। सेल्स टीचर आते थे, सेल्स टीचर को तो घर चलाना रहता था, 2,000, 2,500, 3,000 में कोई सेल्स टीचर रहना नहीं चाहता। रही बात महिलाएं या कन्याएं, वो इसलिए ज्वाइन कर लेते थे कि इनमें उनकी पढ़ाई लिखाई भी हो जाए, जेब खर्च भी निकल जाए और पढ़ाई लिखाई। दादा छोड़ो ना, आपके पास जो अन्याय हो गया उस अन्याय के खिलाफ आप क्या क्या करना चाहेंगे वो बताओ ना। मैं सबसे पहले तो आपको अपने तरफ से निष्कर्ष एकाएक नहीं दूंगा, हाँ लेकिन ये तय है कि हम कर क्या सकते हैं, हमारे शिक्षक कर क्या सकते हैं। सुनो ना, आपको राजनीति करना है कि समस्याओं का निराकरण? समस्याओं का निराकरण तो आप क्या करेंगे बताओ ना भाई। आपके पास बेईमानी हो गया, आपका पीएफ का पैसा खा गया। समस्याओं का निराकरण हम किसके साथ करेंगे? या तो मैनेजमेंट के साथ करेंगे, हाँ। या मैनेजमेंट हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम कहाँ जाएंगे? जिलाधीश वही बताइए आप। हाँ, जिलाधीश महोदय के पास जाएंगे। अभी तक किसी से कलेक्टर से शिकायत कलेक्टर की को हो? भी गए, जा चुकी है काफी, और मैंने आपके समिति को भी जा चुकी है। नहीं पुनः मान लो प्रशासन, तब क्या करेंगे आप? मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि मैंने इस पत्रकार वार्ता का उद्देश्य ये दिया है कि आप शायद इस विषय को आगे तक उठाओगे, अपनी जिम्मेदारी को निभाओगे, ये सोचकर। हम क्या करोगे बताओगे तो उठाएंगे। हम क्या करेंगे सर? आप केवल राजनीति करना चाहोगे तो क्यों उठाएंगे हम? नहीं, राजनीति हम लोग नहीं कर रहे हैं सर, हम तो केवल मांग कर रहे हैं। आप लोग रैली निकाले, राजनीति बिल्कुल नहीं कर रहे। जावेदकर जी आप लोग रैली निकाले, हाँ? रैली निकाले थे बच्चों के साथ। मैं नहीं निकाला। अरे आप तो नहीं बोल रहे हैं यार। बच्चे तो टीचर निकाले, निकाले, बच्चे निकाले। बच्चे निकाले थे, हमारे मीडिया के साथ ही कवरेज किए, हाँ किए हैं। कलेक्टर के पास गए थे, कवरेज किए। हाँ पत्रकार अपना काम कर रहे हैं। कर रहे हैं सब भाई। स्कूल के प्रबंधन लोग, आप लोग स्कूल के प्रबंधन के खिलाफ आप लोग क्या करेंगे उसको? जो आपके पास अन्याय हुआ है आप क्या करोगे वो बताओगे? चलिए, स्कूल के प्रबंधन के खिलाफ हाँ, दो स्थितियां हैं हमारी। यदि हम आंदोलन करते हैं तो मैडम जो प्रश्न कर रही है कि बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो रही है, एक प्रश्न यहाँ आता है, इसलिए हम लोग भी संयम। आप अपना बताओ, अपने हितों के लिए आप क्या करोगे? देखो सवाल क्या है वो मैटर नहीं है, आप अपने हितों के संरक्षण के लिए क्या कर सकते हैं आप लोग अपने हितों की रक्षा के लिए? आप लोग बताइए, हड़ताल करेंगे? कब करेंगे? थोड़ा बोले दीजिए मैडम, आप बोले, आप बोलिए मैडम, आप बोलिए मैडम, बोलिए। मेरा ये कहना है सर, 2 साल हो गए हमको संघर्ष करते अपनी मांगों को रखते हुए। तो मैं ये चाहती हूँ कि भाई हमारा स्कूल है, शिक्षा से जगह से हम शिक्षक हैं, एक मर्यादा में रहना चाहिए। हमारा उद्देश्य नहीं है कि हमारे हकों के लिए अगर लड़ना भी तो हमारा है ना, उनको राइट्स जो है, उनको अधिकार जो है कि हम अपनी बातों को रख सके। हम लोग प्रबंधन समिति से रख रहे हैं, शासन प्रशासन से रख रहे हैं कि कम से कम अगर इतना बोल रहे हैं हम लोग
तो उस पर जांच तो होनी चाहिए, क्या गलत है क्या सही निकलना चाहिए। तो हम न्यायाधीश तो नहीं है, हम निर्णय तो नहीं ले सकते, तो कम से कम ये बातें आनी मैडम चाहिए। कब से है वो स्कूल में, कब से हैं आप? मैं तो 25 वर्षों से हूँ। 25 वर्ष से। क्या आपको ये नहीं लगता सर की अवधि देखते हुए आपको ये नहीं लगता कोई नया अगर आए परिवर्तन तो एक नया परिवर्तन है, नई चीज होगी, ऐसा क्यों नहीं लगता? मैडम मैं भी अपना सकती, क्यों नहीं अपना सकती, क्योंकि मैंने कई प्राचार्यों के साथ काम किया है। तो मैं ये नहीं कह रही कि सर, लेकिन सर का जो कार्यकाल में जितनी प्रगति हुई है, आज नए प्रिंसिपल के रूप में और प्रशासक के रूप में बिठाए वो व्यक्ति क्या उस योग्यता को रखते हैं? क्योंकि हमको तो नहीं दिखा, वो एक बालक को सम्मान नहीं देते। तो शिक्षक को मैं 25 वर्ष से हूँ, मुझे 2 से 3 बार उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ नहीं समझता। तो ये क्या सही है? बस मैं भी देख रही हूँ, मैं भी कौन बोला? जो आज श्री तारिक लरानी, जिनको प्रचार के रूप में पदस्थ करने वाले थे, आज प्रशासक के रूप में बिठाया गया है। तो क्या उनको सम्मान देना बनता नहीं? मैंने रिक्वेस्ट किया, वो पालकों को हम अगर बिठा के बात कर रहे तो नहीं, मेरे पास बैठेंगे नहीं। इस तरह से अपमान करते हैं, बच्चों के साथ भी उनका व्यवहार अच्छा नहीं, पालक को भी ये लग रहा है। कौन क्या नाम है उसका? तारिक लरानी नाम है उनका, वो प्रचार्य के रूप में यहाँ पदस्थ करने का मुद्दे जो आज रहे हैं बार उसका निराकरण पहले होगा, फिर सर रहना कि रहना बात की बात, पहले तो निराकरण हो। ये तो निराकरण ना करके हटा के बात को दबाया जाए। सिरा मैं बात बताऊंगी कि ये जो बात ये है सर को हटाने का, यहाँ पर समिति ने भी तारीफ की है, प्राचार्य महोदय से हमारी शिकायत नहीं है, उनका कार्य अच्छा है, लेकिन वो भी तारीफ करते हैं। जब तारीफ कर रहे हैं तो उनको हटाने का कारण क्या है? पूरा आधार बनता है। तो क्या वो एक दिन भी छुट्टी लेते हैं? क्या अस्वस्थ है या उनके कार्य करने का अनुशासन में या शिक्षा में वो अगर आता है तो मैं भी एक्सेप्ट करूंगी, मैं क्यों नहीं करूँगी? मैडम अभी पत्रकार वार्ता पीएफ के घोटाले को लेकर क्यों ना आप लोगों के हितों के साथ बेईमानी हुआ है उसमें क्यों ना आप लोगों के हितों का संरक्षण नहीं हुआ, आप लोग क्या करेंगे वो बताओ? तो वही बता रही सर कि ये प्रेस वार्ता का उद्देश्य है कि शासन की हो जाए और इस पर जांच हो। मैं चाहती हूँ जांच होना चाहिए। नहीं किया तो क्या करेंगे वो बताओ ना भाई। तो भाई हम यही तो लड़ रहे हैं, क्या करें आप बताइए ना। अरे आपको बताना है भाई, आपको बताना है। बच्चों को लेकर हम थाने में बैठ जाए, क्या करें? आपको बताना है, वही तो बता रही हूँ। जो करना है आप बताओ। देखिए एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, आपका और मैनेजमेंट का मामला है, इसमें बच्चे बीच में ना आए क्योंकि उनका भविष्य खराब हो रहा है। थाना कोर्ट कचहरी ये सब वो बचपन से फेस ना करें। मैडम इसीलिए हम लोग को वहाँ तक नहीं बच्चों को लेके थाने में बैठ जाएंगे। आपने भी बोला है ये बात। नहीं मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर हम आगे बढ़ते हैं मैडम तो ये स्कूल में बच्चे टीचर हर कुछ पढ़ाई हर कुछ प्रभावित होगा और इसीलिए हम लोग उठते हैं और ये बार पर रख रहे हैं। हम निर्णय आगे क्यों नहीं ले पा रहे हैं? सब नहीं लेने का कारण भी यही है कि हमको सबकी छवि को भी संभालना है। सौरभ भाई धन्यवाद, हो गया। हमने राजनीति का रहने आगे क्या कदम है बताइए। जैसे आप लोगों ने कहा बच्चों का ध्यान रखते हुए, बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखते हुए जैसे है आज सर का देखो सवाल ही उठ रहा है मैनेजमेंट ये बच्चे इनका सिर्फ अंदर की बात रोका बता जा रहा है। ये आंदोलन की घोषणा करके भी हम बच्चों को पढ़ाते थे, घोषणा कर देते थे। अंदर की बात मत बताओ, बाहर की बात मत बताओ। आपके पास जो अन्याय हुआ आप क्या करेंगे? हमारे साथ जो अन्याय हुआ है ना, आज वार्ता लेकर के शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की दिशा में एक कदम उठाया। मैनेजमेंट के लोगों का कहना यह है कि ये जो सारा आंदोलन जो है सर्विस करेंगे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? क्यों नहीं करेंगे भाई? देखिए सर, मैं एक चीज बोला, मेरे पास लाते थे तो मैं लगातार, लेकिन जब इन्होंने मेरे जमीन पर ललकारा
कि आप अपने बचाव के लिए एक प्राचार्य होकर के जिन्हें हम अपने पिता की तरह मान रहे हैं और आपके निर्देशन में सारे कार्य कर रहे हैं, तो आज अपने बचाव के लिए आप हमारा साथ नहीं देना चाहते, तो सर फिर हम क्यों आपको माने? ये इनका कथन था, हम आपको क्यों माने? आपको आज हम पिता तुल्य मान करके सारे आदर्शों का पालन कर रहे हैं, जैसा आप बोल रहे हो वैसा कर रहे हैं, और आज आप ये कहते हो कि मेरी बलि चढ़ जाएगी, सबसे पहले मेरी सर्विस जाएगी, ये आप कहते हो, मतलब आप अपने स्वार्थ में हम सबको आपने निभा दिया। तब फिर मुझको सामने आना पड़ा और आज उनका जो मुझको निकाल, मैं बताया ना पहले आया तो मेरे नाम को स्वर्ण अक्षरों से लिखने की बात क्यों कही जा रही, जबकि मेरी नियुक्ति इस आधार पे किए थे वो कि यहाँ लोचा बहुत हो गए, आपको लोचा निकालना। तो मैं अब जब कूद गया हूँ या इनको लग रहा है कि मैं साथ दे रहा हूँ, तो साथ दे रहा हूँ इसलिए मुझको निकाला जा रहा है, मुझको इसलिए नहीं निकाला जा रहा है कि मैं काम नहीं कर पा रहा। मेरी वाणी में भी उतनी सजगता है, मेरे रहने से न तो वहाँ का परीक्षा पर कभी मतलब कमजोर आया, 4 साल तक 100% रिजल्ट दिया हो, हर साल आज हमारे वहाँ दर्शन पड़ती है, बच्चे आज अनुशासित है। कल तक जो बच्चे दिमाग फांद के बैठ जाते थे, किसी का होते थे, आज वो कमरे से निकल नहीं सकते। सर जैसे डीडी की आपने बात की और डीडी की पावती नहीं मिली, ये भी कहना है आपका, तो डीडी की अगर पावती नहीं मिली तो उसके तो आपके पास दूसरा रास्ते ये पता करने के थे कि वो डीडी वाकई बना है या नहीं बना है, जमा हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप उस जिस बैंक की बात कर रहे हैं या डीडी की बात कर रहे हैं, आपने वहाँ से कागज भी रखा? डीडी बना है बैंक में, हमने नाम सहित दिया है कि डीडी किनके हस्ताक्षर से बना है, ये भी हमने लिख के दे दिया है। डीडी जमा नहीं हुआ है, इसके लिए भी चूंकि वहां से जो जवाब मिल रहा है उससे भी स्पष्ट हो गया, बैंक आपने किसके खाते में हस्तांतरित किया है, सूचना के अधिकार में हमने जानना चाहा तो भी आज तक जानकारी नहीं दी है, बल्कि वो ये बोल की उनके द्वारा ये बोल जानकारी के लिए बॉम्बे में भेज दिया है। तो ये तो बैंक ऑफ इंडिया का, उधर हमने पीएम कार्यालय को लिखा, पीएम कार्यालय को पूछा, पीएम कार्यालय ने बोल दिया कि हमने जमा कर दिया, किसके द्वारा जमा किया गया, एसबीआई की बात की है, एसबीआई से हमने पूछा, एसबीआई आज तक जवाब नहीं दिया है। हमने अपने तरफ से सारी कार्यवाही सारे प्रमाणों को जुटाने का प्रयास किया है, सूचना के अधिकार में भी एसबीआई के द्वारा हमें जवाब नहीं मिला। तो ये तो सिद्ध होता है ना कि आखिर में बैंक ऑफ इंडिया क्यों नहीं बताना चाहती कि किसके खाते में गए, क्यों नहीं बताना चाहती? भाई ये तो हमारा अधिकार है, हम तो सूचना के अधिकार में जानकारी ले सकते हैं, क्यों नहीं? आज 4 महीना हो गया हमको आवेदन लगाए, एक बार आवेदन लगाए कहना चाहिए, फिर उनको दोबारा लगाए, तो वो मौखिक रूप से हम लोग काम रहे हैं कि नहीं हम मामले भेज दिया करें, इतना करें हम लोग, हमारी अपनी सीमा है, हम इसको छोड़ के बाहर जा नहीं सकते। सर अगर इस मामले को लेकर ठीक है कि मीडिया साथ आपके खड़ी है, बहुत सारी जो आपने रजिस्ट्रेशन की उसके साथ खड़ी रही, पर जिस टेक्निकल चीज को आप बता रहे हो, जिस परेशानी से गुजर रहे हो, इसका रास्ता न्यायालय से मिलेगा, तो न्यायालय की व्यवस्था में अगर आप जाओगे शिकायतों को लेकर, तो कहीं न कहीं जो आप ईडी की बात कर रहे हो कि कॉर्पोरेट कार्यालय भेजती है, न्यायालय को उनको मना थोड़ी करेगा, वहाँ तो आपको सारी जानकारी देगा, तो आप उस रास्ते का इस्तेमाल नहीं करोगे। अब से बात कर देखिए, न्यायालय की बात आपका कहना जायज है, न्यायालयीन प्रक्रिया जो होती है, अब हमारे टीचर 5,500 से 25 साल के सीनियर 10,000 से न्यायालय में भी जाने के लिए हमारे आर्थिक क्षमता होनी चाहिए, हमारी आर्थिक क्षमता होनी चाहिए, हम इतना संकलन करके आगे बढ़ सके, वकील को फीस दे सके, सालों साल इसकी लड़ सके, टीचरों में नहीं है, अल्प वेतन भोगी है, कोई शासकीय कर्मचारी है अभी नहीं। जो ऐसे जो बच्चों की फीस जमा हो रही है उसका संकलन कहाँ पे हो रहा है? जो संकलन होता है सीधा आपके मैनेजमेंट बढ़ा के जो हुआ है उसका संकलन सब मैनेजमेंट के खाते में जाता है, मैनेजमेंट की कहीं नहीं जाता होगा। हिसाब किताब आप रखते हैं? हिसाब किताब मैं भी रखता हूँ, वो भी रखता हूँ। पहले तो पूरा हिसाब किताब लेना पूरा स्कूल से करता था,
अब तो चेंज भी वहाँ गया। पहले तो हम स्टेटमेंट निकाल के देख लेते थे कि कितना खर्च हुआ, कहाँ खर्च हुआ। आज तो हमको स्टेटमेंट निकालने से भी वंचित कर दिया गया है। हम वो देख नहीं सकते कि कितना खर्च हो रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है। पर सर इस मुद्दे में जब न्यायालय नहीं जाएंगे तो आप तो आधी लड़ाई लड़ेंगे इनके साथ, आपने पूरा कहाँ खड़े होगा? सिर्फ स्कूल बंद कर देना या आंदोलन मतलब करना, ये निष्कर्ष नहीं हुआ सर। ये कोई डिस्कस नहीं, स्कूल बंद करना कोई डिस्कस नहीं है मैडम। स्कूल बंद क्यों करें? स्कूल बंद करना कोई डिस्कस नहीं है। भाई अपनी बातों को रखना, अपनी बातों को रखना ये उद्देश्य है। चलिए सर, एक क्वेश्चन मेरा। और ये जो पत्रकार वार्ता है वो केवल इसलिए है कि यहाँ पर ये कहा गया है कि आपने पत्रकारों को जो जानकारी दी है उसका खंडन कीजिए बोला गया है। तो हम खंडन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ये बता रहे हैं कि जो हुआ है वो वही हुआ। पत्रकारों को क्या जवाब दिया था जिसका खंडन चाहते हैं? नावलकर जी पत्रकारों को क्या जवाब दिए थे जो खंडन चाहते हैं? वो जो चाहते हैं कि हमने पीएफ को लेकर के जो आरोप लगाया है उसका आप खंडन कीजिए। कोसा जी, भैया नावलकर साहब, मैंने कोड सुना है, कोड आप भूल लेना। कोड सुना है, बार बार पढ़ता हूँ। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पीता है गुर्राता है। शिक्षा पे बात हुई है, सारे शिक्षक हैं और बेहतर शिक्षा देने के लिए आप लोग लगे हुए हैं। और आज स्टूडेंट की बात करें, मेरा व्यक्तिगत है कि यदि ये सारे चीज होने के बाद हो रहा है, उसके बाद भी ऐसा लगता है कि आपके अगेंस्ट में कोई जा रहा है, तो आप लोग किस डिसीजन पर पहुंचेंगे, इसको बताइए आप। ये हम लोग फिलहाल तो अभी कोर्ट की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, जब तक टीचर हमारे सामने नहीं होंगे तब तक। हाँ, लेकिन अपनी बातों को हम आम लोगों तक, कलेक्टर तक, हमारा आज का भी उद्देश्य हमने लिख दिया है कि शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना हमारा उद्देश्य है ना। यदि हमारे खिलाफ समाचार पत्र में एक छोटा सा अंश आया था तो पूरा विभाग जुड़ गया था। तो हम ये चाहते हैं कि इतना बड़ा जब कांड हो गया है तो हम चाहते हैं कि शासन इस दिशा पे आगे आए, हमारे इसकी जांच करवाए। हमारा भी उद्देश्य यही है कि शासन को हम अवगत कराना चाह रहे हैं कि इस प्रकार का घपला हुआ है, इस घपले की जांच होनी चाहिए। क्योंकि ये न्यायिक दंडाधिकारियों का, जिला दंडाधिकारी का ये अधिकार क्षेत्र है, कर्तव्य क्षेत्र है। हम जिला दंडाधिकारी को चुनौती नहीं दे रहे भाई, हम ये कह रहे हैं उनके अधिकार क्षेत्र में उनको जांच करवाना चाहिए। ये कोई नई बात नहीं हुई जो प्रेस की उसमें कोई बात नहीं कि ये प्रेस बात कर रहे हैं, कुछ शिकायत मुझे नहीं करती। हमको ये जो दबाव बनाया गया कि आपको जो हमने बताया है वो गलत है, आप उसका खंडन करो बोले, इसलिए हमको आपको फिर बुलाना। हम फिर इसको रिपीट कर रहे हैं कि हमने जो आरोप लगाया है वो पूर्णतः सत्य है, इसमें कोई माने छुपाव नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है। पूरी तरह से पहले तो हम 45 से 50 लाख बोल रहे थे, अब तो वो 60 से 65 लाख जा रहा है और बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है वो। क्योंकि 21,78,000 का डीडी बना जून 2022 में और मार्च 2022 के पहले उसको खर्च दिखा दिया गया। क्या ये संभव है? मार्च 2022 के पहले उसको खर्च दिखाया गया, जबकि डीडी बना है जून 2022 में, आदेश आया है मई 2022 में। इसका मतलब ये है कि इसके पहले भी इतना पैसा निकाल चुके थे कि उनका वाउचर लगाना मुश्किल हो गया था, इसलिए 21,78,000 का पहले भी उन्होंने बिल लगा दिया। चलो